देश के मुसलमानों को चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ संवाद करें। ये सब इसलिए हो रहा है कि मुसलमान 70 सालों से एक तरफा होकर बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहा है और नफरतें बढ़ा रहा है। आसाम में जो गिरा है वो मदरसा नहीं था। देश का मुसलमान अगर आगे बढ़ सकता है तो जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ आपको बैठना होगा, उन्हीं से बात करनी है। आप नहीं मानते फिर राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि? फिर राष्ट्रपिता या जो है वो सब लोग गांधी जी को कहते हैं मतलब क्या है नहीं और है नहीं क्या आप नहीं कहते? फिलहाल तो वही है सब फिलहाल का मतलब बदल तो नहीं सकता। इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोहन भागवत है गांधी जी राष्ट्रपिता के नहीं? राष्ट्र के बड़े शख्स हैं, वो राष्ट्र की बड़ी शख्सियत है। भागवत राष्ट्रपिता है कि नहीं है? नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है। कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता गांधी है। मदनी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग जो खुद कट्टर हैं, कट्टरता के साथ खड़े होते हैं, जगह जगह फ्रॉड करते हैं, पूरी दुनिया से पैसा लाते हैं इस्लाम के नाम पे, ये लोग सिर्फ आतंकवाद की बातें करते हैं। मदरसों की आड़ में ये अरबपति बन गए हैं। मदनी उन सब की जो है पुष्पनाई करता है क्योंकि ये सब मदनी को ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जहां एक तरफ मदरसों को लेकर लगातार बात की जा रही है, हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है और उसी के साथ साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत की चीफ इमाम से मुलाकात और उसके साथ साथ चीफ इमाम का मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहना और राष्ट्र ऋषि कहना और मोहन भागवत का मदरसे में जाना, ये खुद में कई बड़े सवाल उठा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना सुहेब कासमी खुद मौजूद हैं। इनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। मेरा सीधा सवाल है, क्या मदरसों का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या अब मुसलमानों की जो जायदादें हैं, यानी जो औकाफ की जायदादें हैं, अब उनके ऊपर सरकार की निगाह, इस पर क्या मंशा और आपका क्या कहना है? मदरसों का सर्वे होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि मदरसों का मोहतमिम 500 गज के मकान में रहता है, मदरसा 200 गज का है। 80% मदरसे की आमदनी मदरसे का मोहतमिम उसकी फैमिली खा जाती है। मदरसे के बच्चे बहुत बुरी हालत में हल्के पंखे की हवा में कम रोशनी में पढ़ते हैं और मोहतमिम बेहतरीन जो एसी के अंदर एंजॉय करता है, अच्छी गाड़ियों में चलता है, विदेश से पैसा लाकर अपने ऊपर खर्च करता है। इलाके की ज़रूरत के लिए मदरसे नहीं बन रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए मदरसे बन रहे हैं। ऐसे मदरसे बन होने चाहिए, अच्छे मदरसे जहाँ बच्चे राष्ट्र निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, इस्लाम की सही परिभाषा सीखें। ऐसे मदरसे हिंदुस्तान में कायम रहने चाहिए और ऐसे ऐसे इदारे जो अच्छे इदारे हैं वो इस सर्वे से खुश हैं। नाखुश और परेशान वो लोग हैं कि जो जानते हैं कि सर्वे के बाद देश में उनके चंदे की पोल खुलेगी, उनके फ्रॉड का जो है पूरा जो बनाया हुआ ताजमहल है वो गिर जाएगा। अब तक क्या 75 साल के अंदर मदरसों की हालात नहीं सही थे, या अब तक जो बच्चे तालीम हासिल करते आ रहे थे और मदरसों से बाकायदा बच्चे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यहाँ तक के पायलट तक बने, वो सब कैसे हुए? ऐसा है, आज मदरसों पे सवाल आ गया। मदरसों के हालात इसलिए सही नहीं थे क्योंकि अब तक जो सरकारें थीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या उनकी बीटीएमओ की सरकार हो, उनकी हिम्मत नहीं होती थी वोट बैंक की वजह से कि उनकी इंक्वायरी कर सकें, मदरसों के उलमा के बारे में कुछ बोल सकें, क्योंकि यही उलमा की ताकत उनकी चुनावी ताकत थी, यही उलमा उनके रैलियों की भीड़ थे, यही उलमा उनके इलाके का संगठन थे। इसीलिए वो डरते थे। कपिल सिब्बल ने जब कोशिश करी तो उन्होंने हमला बोल दिया कि इस्लाम के अंदर मुदाखलत है। नरेंद्र भाई मोदी ने और योगी जी ने ये हिम्मत करी है और पूरे देश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि मदरसों की इस्लाह करें और मदरसों में जो तालीम हो, एक अच्छी तालीम हो, मदरसे का बच्चा आलिम भी बने और साथ साथ ग्रेजुएट भी हो। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है कि एक तरफ मदरसों का और मस्जिदों का, औकाफ की जगहों का सर्वे किया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जो है, संघ संचालक, वो आकर के मदरसों का दौरा कर रहे हैं? ये क्या है? बिल्कुल, मदरसों का दौरा जो है इसलिए कर रहे हैं ताकि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे के बच्चे किस अंदाज से सोचते हैं, वो तमाम की तमाम बातें संघ के और देश के लोगों के पास जानी चाहिए। क्योंकि अब तक मदरसों के बारे में बाज़ लोगों ने ऐसी परिभाषा बनाई है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसे के अंदर जिहाद की तालीम होती है, मदरसे के अंदर मारना काटना सिखाया जाता है। जब आरएसएस के लोग, हिंदू भाई मदरसे में आएंगे तो उन्हें मालूम होगा मदरसे के अंदर तालीम अच्छी होती है। मदनी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग जो खुद कट्टर हैं, कट्टरता के साथ खड़े होते हैं, जगह जगह फ्रॉड करते हैं, पूरी दुनिया से पैसा लाते हैं इस्लाम के नाम पे, ये लोग सिर्फ आतंकवाद की बातें करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं। वरना देश का आम मौलवी, आम मौलाना, आम हाफिज, आम कारी जो वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। मदनी तो कह रहे हैं कि ये सही है, सर्वे अगर हो रहा है तो ठीक है। जब मदनी की मीटिंग 10,300 लोगों को बुलाया था देवबंद के अंदर, उन्होंने फ्लॉप हो गई, सिर्फ 250 लोग आए। क्यों नहीं आए लोग जानते थे कि हम अगर आएंगे तो हम विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि मदनी वहाँ से विरोध करते
और उलमा को डरा कर खड़ा करते हैं। मदनी की जो कमेटी थी, जो मीटिंग थी, वो फ्लॉप हो गई। जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी उसमें लोग नहीं आए, 250 लोग उसके अंदर आए। शाम तक इन्होंने अपना सारा मोमेंट चेंज कर दिया, शाम को कह दिया कि हम योगी जी के साथ हैं। मदरसों के सर्वे के बाद कितने मुसलमानों को रोजगार मिल जाएगा? मदरसों के सर्वे के बाद में जितने अच्छे मदरसे हैं उनके अंदर क्लासें और बढ़ेंगी, साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी आएगी उसमें। और कोशिश ये करेंगे कि मदरसों को हम तमाम बोर्डों से एफिलेटेड करें, ताकि वहाँ का बच्चा पढ़ने के बाद आलिम के साथ साथ अपने साथ एक डिग्री ले और अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। एक बात ये कही थी मोदी जी ने कि जब वो आए थे कि मदरसों के जो बच्चे हैं और मुसलमानों के जो बच्चे हैं, हम आ गए हैं, अब मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर होगा तो दूसरे हाथ में कुरान होगा। कितने बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और कुरान दिखा? अभी आप देखें कि आसाम के अंदर, कश्मीर के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना निसाब तालीम आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जो मदरसों की छावनी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ हज़ारों मदरसे हैं। जब यहाँ की बारी आती है तो तमाम मौलवी इकट्ठे होते हैं आईडीओ के ऊपर मदनी की क़यादत में और कहते हैं कि हम मदरसों का सर्वे नहीं होने देंगे। ये सारे वो लोग थे, 150 लोग जो दिल्ली आए थे, इनकी विदेश यात्राएं, विदेशों से चंदे, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पनामा, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिया, जाम्बिया, मलेशिया से लेकर जगह जगह इन्होंने जो है पैसा लाते हैं और पैसा ला के अपने ऊपर खर्च करते हैं। मदरसों की आड़ में ये अरबपति बन गए हैं। मदनी उन सब की जो है पुष्पनाई करता है क्योंकि ये सब मदनी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। उमर इलियासी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बाकायदा दावत दी और वहाँ खुद RSS प्रमुख उनके यहाँ मस्जिद में भी पहुँचे और उसके बाद फिर वो मदरसा तजवीदुल कुरान में भी गए। क्या आपका इसके ऊपर? 22 तारीख को मौलाना जमी इलियासी की जो है पुण्यतिथि थी और कुरान खानी थी और जो है जमी इलियासी साहब की जो है फातिहा थी और उन्होंने जो है मोहन भागवत जी को संघ के लोगों को बुलाया। तो फातिहा में ऐसा होने लगा कब से? ऐसा है ये जानना मुझे आपसे बहुत जरूरी है, जनता को भी उनको इल्म था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये बात कही है। सवाल सुन लीजिए, ऐसा कब से होने लगा कि संघ प्रमुख जो है वो फातिहा में और उसमें आने लगे हैं? उनको पता नहीं था कि वहाँ पर क्या है। मौलाना इलियासी ने जिस तरीके से अपना बयान बदल दिया, राष्ट्रपिता कह के शाम को कह दिया कि मैं नहीं कहना चाहता था, ऐसे ही उन्होंने इस बारे में उनको अंधेरे में रखा कि मोहन भागवत जी वहाँ आए। वो तो इसलिए आए कि देश के अंदर अमन अमान की बात हो सके, मगर जो हकीकत ये है कि मौलाना जमी इलियासी जी की उस दिन जो है वो थी क्या नाम, बरसी, और उन्होंने कई उलमा को भी उसमें बुलाया था, मगर लास्ट में उन उलमा को उन्होंने जो है कुछ लोगों को बुलाया, कुछ को रोक दिया। अच्छा, राष्ट्रपिता कहा गया है और राष्ट्र ऋषि कहा गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं मौलाना सुहेब कासिमी साहब, मुझे इतना बता दीजिए, क्या राष्ट्रपिता की उपाधि देना या राष्ट्रपिता को सीजन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, सरकार के हिसाब से चेंज करने का कोई तुक है? वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है बेचारे इलियासी साहब। ये न तो मौलवी हैं, ना हाफिज हैं, ना कारी हैं, ना मुफ्ती हैं, ना किसी मदरसे में पढ़ने गए वो और ना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप उनके ऊपर आप उन पे सवाल उठा रहे हैं जिनकी डॉक्टरेट की डिग्री है। आप चीफ इमाम को, जो 5 लाख इमामों की क़यादत करते हैं और कहते हैं, बाकायदा दावा है इस चीज़ का कि वो 5 लाख इमामों की क़यादत करते हैं, आप उन पे सवाल उठाए? ये दावा ही तो है, वो डिग्री नहीं है उनके पास। ये दावा ही तो है। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है वो कितने इमामों के अध्यक्ष हैं। मोहन भागवत जी जा रहे हैं, हर मुसलमान तक जाएंगे। संघ का ये मानना है कि हर मुसलमान तक जाना है, हर एक को देश के करीब लाना है, राष्ट्र निर्माण में खड़ा करना है। लेकिन सुहेब साहब, ऐसा इसलिए हो सकता है कि RSS चीफ को ये पता ही ना हो कि उन्हें किस चीज में बुलाया जा रहा है, किस मकसद के तहत बुलाया जा रहा है? क्या RSS चीफ को ये मालूम नहीं था कि क्यों बुलाया गया? ये मौसम विभाग के लोग, ये इब्नुल वक्त जो वक्त के साथ बदलते हैं। पहले नाम लेके बताइए। पहले इंदिरा गांधी के साथ थे ये फैमिली, उसके बाद में राजीव गांधी के साथ थी, उसके बाद नरसिम्हा राव के साथ थी। तो पहले तो आप भी जमीयत के साथ थे। उसके बाद पहले आप जमीयत उलमा हिंद के साथ थे। हम कभी नहीं थे। हम कभी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल हम कभी नहीं थे। आप थे। कभी नहीं थे। हम कभी नहीं थे सर, आप थे। कभी नहीं थे। आप कैसे नहीं थे? जब से हम पढ़ के आए हैं उससे ही हम संघ परिवार के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जमात उलमा हिंद संघ परिवार के साथ लगातार काम करती है, राष्ट्रवादी संगठन के साथ काम करती है। 8 साल से तो देख रहे हैं। 2008 से जमात उलमा हिंद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठनों के साथ काम करती है, क्योंकि जमात उलमा हिंद का ये मानना है कि देश के मुसलमानों को उत्थान जो हो सकता है सेकुलर पार्टी के साथ जाके नहीं हो सकता।
देश का मुसलमान अगर आगे बढ़ सकता है तो जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ आपको बैठना होगा, उन्हीं से बात करनी होगी। आप नहीं मानते फिर राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि? फिर राष्ट्रपिता या जो है वो सब लोग गांधी जी को कहते हैं मतलब क्या है? है नहीं और क्या? है नहीं क्या? आप नहीं कहते? आप नहीं फिलहाल तो वही है सब फिलहाल का मतलब फिलहाल नहीं बदल तो नहीं सकता। कितना बड़ा बयान, कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। हो सकता है। आप भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसका यानी मतलब कह रहे हैं कि बदल सकता सोहेब है कासमी साहब, आने वाले 50-100 साल के बाद उस काल में क्या हो उसके लिए मैं गारंटी नहीं मतलब दे देश को सकता। आजाद अभी जिन्होंने तक कराया, सोहेब कासमी साहब जी। सवाल पूरा हो जाने दीजिए। देश को आजाद गांधी जी ने कराया, राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आप कह रहे हैं फिलहाल अभी तक तो वही है। देश को आजाद जिन लोगों ने मेरा करवाया, सवाल इसका मतलब सही था ना, सीजन के हिसाब से देश को आजाद, बदल दीजिए इसका मतलब। देश को आजाद जिन लोगों ने करवाया उसमें और लोग भी थे, सबके नाम छुपा दिए गए, चंद फैमिलियों के नाम हैं। देश को ये सोचना होगा कि जो अच्छे लोग और भी थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, उनके नाम भी आने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमैर इलियासी ने ये कह दिया कि फिर गलत नहीं राष्ट्रपिता कहा। हैं, और अगर ये सुहेब साहब ने नहीं कहा, उन्होंने वापस ले लिया जो मैं सुबह उनका बयान देख रहा था, सब जगह चल गया। नहीं आप देखिए सुबह का उनका बयान है। तो आप कह रहे हैं कि वो हैं राष्ट्रपिता हैं मोहन भागवत। भाई राष्ट्रपिता सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। मोहन भागवत है गांधी जी राष्ट्रपिता के नहीं है? राष्ट्र के बड़े शख्स हैं, वो राष्ट्र की बड़ी शख्सियत है। भागवत राष्ट्रपिता हैं कि नहीं है? नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है। कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता गांधी है। यानी उनके अलावा किसी के साथ नहीं लगाया जा सकता? नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, देश के मौजूदा हालात को, खासतौर से मुसलमानों को लेकर के आपका क्या कहना है? बिल्कुल दो टूक सवाल आप। देश के मुसलमानों को राष्ट्रवादी संगठनों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ बात करनी चाहिए। मुलायम माया, लालू कालू और कांग्रेस और उसकी बीटीएमओ के साथ खड़े होकर कुछ होने वाला नहीं है। ये पिटे हुए मोहरे हैं, लोकसभा विधानसभाओं से बाहर हो चुके हैं, सड़कों पर बिलबिलाते फिर रहे हैं। जो कल तक देश को लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, वो बर्बाद हो चुके। मुसलमान जितना इनके पीछे भागेगा और जलील होगा। गुजरा हुआ कल जो है वो भी खराब था, आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ संवाद करे, यानी बैठे। देश का 30-35 करोड़ मुसलमान, आपका कहने का मतलब है आज RSS में वक्त और जुड़ जाए। हालात को देखे तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि 70 साल जिनके साथ जुड़े कांग्रेसियों के साथ, उन्होंने बर्बाद कर दिया इनको। बर्बादी से निकलने के लिए, निर्माण के लिए, सही इस्लाम और सही तालीम के लिए उसे देश के साथ खड़ा होना होगा, अपने इदारों को कायम करना होगा। और वो नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश का मुसलमान अच्छा मुसलमान ही बने, अच्छा राष्ट्रवादी ही बने। अच्छा, अगर जुड़ जाएगा तो आप इसकी गारंटी ले रहे हैं मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, हिजाब का मुद्दा खत्म हो जाएगा, मस्जिदों को छेड़ना बंद कर देंगे, मदरसों को छेड़ना बंद कर देंगे, और जितने भी मुस्लिम मसाइल इशूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी न तो किसी मॉब लिंचिंग की हिमायत करती है, न जो है किसी के मजहबी मामला में दखलत करती है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मुसलमान 70 सालों से एक तरफा होकर बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहा है और नफरतें बढ़ा रहा है। देश का हिंदू जो कल तक मुसलमानों के बारे में नजरिया रखता था, आज लगातार दूर होता जा रहा है। इसलिए चाहिए कि हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा जिस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर मिलजुल के रहना सिखाया था, उसी तरीके से रहें, ताकि आज का मुसलमान भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए और देश की उन्नति के लिए, देशी तरक्की के लिए काम करे। और जमात उलमा हिंद का यही मकसद है कि पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, मदनी दोनों, चाहे चचा और भतीजा, ये फैमिली की जो पार्टियां बन गई हैं, चचा अध्यक्ष, उनका साला जनरल सेक्रेटरी, महमूद जनरल सेक्रेटरी, उनका फूफा सदर, यूपी का अध्यक्ष भाई, और खुद अमीरुल मोमिनीन, उनका दामाद नायब अमीरुल मोमिनीन। ये सारा का सारा फ्रॉड है। जैसे कांग्रेस एक खानदान की पार्टी है, ऐसे मुसलमानों की जो संगठन है ये सब खानदानों में बढ़ गए हैं। इस्लाम ने खानदान परस्ती खत्म करी थी और ये लोग लगातार कायम कर रहे हैं, इसीलिए देश का मुसलमान पिट रहा है। सोहेब कासमी साहब, आपने बिल्कुल खुले तौर पे इस बात को कहा कि देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगा है। बिल्कुल, यानी आपने ये फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी तभी मुसलमानों को ढहा रही है, उनके घरों को गिरा रही है, तभी उनके मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, और तभी जो हालात हैं वो सारे मुस्लिम इश्यूज इसीलिए उठा रही है ताकि मुसलमान डर जाए, और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आपने कहा कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगा है, तभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को हराने। भारतीय जनता पार्टी न तो किसी मदरसे को गिरा रही है, न किसी घर को गिरा रही है। सर, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आसाम में क्या हुआ? आसाम में जो गिरा है वो मदरसा नहीं था, वो आतंकवाद का अड्डा बन चुका था। कैसे? 3 मुदर्रिस, 4 तलबा जो है अलकायदा से जुड़ गए थे। तो ऐसे मदरसे, पूरे मदरसे को अनाथराइज मदरसा बनाकर सरकार की जमीन पे, सरकार की बात सुनिए, सरकार की जमीन पर मदरसा बनाएगा और बदमाशी भी करेगा, ये नहीं चलेगी।
मकानात क्यों कर रहे हैं? सर पूरा मदरसा गिराने की क्या जरूरत थी? अब बताओ मदरसा क्यों गिरा है? उनके बताइए, 3 और 4 के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल जेल में बात सुनिए, एक आदमी डिफेंस कॉलोनी में रहेगा और मर्डर करके आएगा तो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा। एक सीलमपुर की झुग्गी में रहेगा या संगम विहार में नाजायज मकान बनाएगा और मर्डर करेगा तो जब पुलिस में इंक्वायरी होगी तो उसका मकान भी गिरेगा, क्योंकि वो खुद अनऑथराइज जराइम पेशा भी है, अनऑथराइज प्रॉपर्टी बनाएगा। देश के मुसलमानों को चाहिए कि अथराइज जगहों पर रहें, नालों के किनारे और कब्रिस्तानों की जगह कब्जा करना छोड़ दें। आप फैसला करेंगे सर, आप फैसला करेंगे। शोएब साहब ये बताइए, कौन सी क्या authorized बीजेपी की non-authorized? मुखालिफत करना मुसलमान के लिए इतना बड़ा जुर्म है? क्या पार्टियों की मुखालिफत नहीं होती, सियासी पार्टियों की? बीजेपी तो पहली ने पार्टी है बीजेपी के जिसकी मुखालिफत बीजेपी ने आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, जो लोगों के पैसे लूट के, याकूब कुरैशी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग जिन्होंने मुसलमानों को रहना हराम कर रखा था इलाहाबाद के अंदर, वो जो है माफिया शाहिद कुरैशी मेरठ का और जो है गोश्त माफिया, इन तमाम लोगों पर पाबंदी लगाई है। किसी शरीफ मुसलमान का मकान क्यों नहीं लगाई? जो ये कहते हैं मकान मुर्गे काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, ऐसा उन पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी? ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई है। हमारे एक मंत्री ने झारखंड के अंदर जयंत सिन्हा ने एक मोबाइल सिंह वाले का इस्तेमाल किया था, पार्टी ने उसको आज बाहर कर दिया। देखिए कहाँ खड़ा हुआ है वो भी, उसका बाप भी। दिल्ली दंगों में भी कुछ कहा था, आपके एक मंत्री ने दिल्ली दंगों में भी दिल्ली दंगों में कहा था, क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या हुआ उनके खिलाफ? और किसको कहा था? जो गद्दार हैं। हुआ क्या उनके जो गद्दार हैं उनको कहा था, मुसलमानों को नहीं कहा था। और हम भी मारेंगे गोली, कोई गद्दार अगर है उसको गोली मारी जाएगी और देश में मारी, देश के बाहर ही मारी जाएगी। यानी अब देश ऐसे ही चलेगा, गोली मारो? बिल्कुल, आप गोली ऐसे ही मारेंगे? चलेगा? देश के लिए हम गोली खाएंगे भी और गोली मारेंगे भी। क्यों मारेंगे? कानून आपको क्या किसने करेगा हक फिर? दिया? बिल्कुल, आपको किसने हक कोई दिया? कोई आतंकवादी अगर आकर हमला करता है देश के ऊपर तो फौज पुलिस बाद में आएगी, पहले हम मुकाबला करेंगे उसका। कैसे मुकाबला करेंगे? आपको हथियार मिल गया क्या? बिल्कुल, हम हथियार भी लेंगे, हथियार का लाइसेंस भी लेंगे और दिलवाएंगे भी लोगों को कि मुकाबला करो आप। और दूसरा आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो जायज मकामात पर कश्मीर के अंदर, आप फैसला कश्मीर करेंगे, के अंदर जायज नाजायज कौन सी जगह रहेंगे? कश्मीर के अंदर मुसलमान, कश्मीर की आवाम ने आतंकवादियों को मारा भी है, गोली खाई भी है, गोली मारी भी है। हम चाहते हैं देश का हर मुसलमान तो सीए इस तरीके से बने। ऐसा क्या हो रहा था? महिलाएं सड़क पर ही तो बैठी थी, क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं क्या हुआ। कर रहे थे वो लोग? गोली चलाई नहीं आकर? राम भक्त गोपाल ने गोली नहीं चलाई बताइए। थी? वो राम भक्त नहीं था, बाद में मालूम हो गया वो क्या था। क्या था? वो जो था आपके लोगों ने कपिल तो स्वागत मिश्रा का किया। क्या मालूम भारतीय हुआ? जनता पार्टी ने तो स्वागत कपिल किया। मिश्रा, हाँ। कपिल मिश्रा जिस पार्टी से पाठ पढ़कर आया है, जहां ट्रेनिंग लेकर आया है, कपिल मिश्रा उस पार्टी का जो है प्रवक्ता है, उस पार्टी के अंदर सीख के आया है। कौन सी पार्टी? भारतीय आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो गले लगा रखा है उसको। क्या दिया है? क्या दिया है? किसी मंडल का अध्यक्ष है? किसी मंडल का अध्यक्ष है? शोएब साहब, जब वो ऐसा आम आदमी पार्टी में किसी था, तब किसी तो वो मंडल कलमा पढ़ता था एमएलए था, उससे। वो एमएलए था, कुरान खानी करता था, वो कुरान खानी करता था, नमाज होगी वहीं वो हनुमान कुरान खानी चालीसा करता था, कुरान खानी करता था, ईद पे जाके बिरयानी खाता था, कोरमे खाता फिरता था। भाजपा में आया है, भाजपा से कभी कुछ नहीं देगी, ऐसे घूमता रहेगा वो, चाहे कितना ही चिकपोका कर ले वो। यानी आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, जो कुछ और लोग कर रहे हैं और जो कुछ आपके सामने आ रही है बात, वो सब भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में रह काम करती है, इसलिए भाजपा का हर कार्यकर्ता भी संविधान के दायरे में बात करता है, काम गोली मारो संविधान के दायरे में है। आतंकवादी के गोली मांगना संविधान है। देश में कौन कैसे मुसलमान? संविधान? भगत सिंह ने गोली खाई और गोली चलाई और जो है फांसी का फंदा चूमा। किनके? अंग्रेजों ने, बात सुनिए, अंग्रेजों ने क्या कहा? ये गद्दार है, मगर भारत के लोगों ने कहा कि हमारा हीरो है। जो आतंकवाद से लड़ने वाले हैं वो हमारे हीरो हैं, चाहे वो देश में किसी कोने पे रहने वाले हो। आप आतंकवाद साबित करिए देश में पहले। देश में जो आतंकवादी अभी पीएफआई जो है वो आतंकवाद फैला रही पूरे देश के अंदर, सब मालूम हो गया है कि उनकी जड़ें कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ से फंडिंग है। आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है। कैसे? आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है। सर हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उठाना सिखा रहे हैं, भाले लाठी चलाना सिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रही है? आप लोग मुहर्रम में क्या करते हैं? हथियार क्यों उठाते हैं बताइए? किसने कहा? मुहर्रम के जुलूस में, रबीउल अव्वल के जुलूस में क्या करते हैं आप? सुनिए सुनिए, मैं मुहर्रम के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, रबीउल अव्वल के जुलूस में आप लोग क्या करते हैं? हथियार लेकर नहीं चलते हैं आप लोग? किस दूसरे को काटते हैं उससे? कोई आरएसएस में कोई नहीं काटता है, कोई नहीं काटता है आप आरएसएस लोग का में। मतलब नहीं, क्या वो तो मातम है? है। आप लोग का मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो मुहर्रम का जुलूस? हम हथियार लेके नहीं चलते, हम हथियार लेके नहीं चलते हैं। इमाम हुसैन के लिए हम दुआ करते हैं। क्या दुआ? ये जो है उनके दर्जा बुलंद करने की दुआ करते हैं। हम उनकी औलाद से, उनकी आल से, उनके तमाम जो रफ़क़ात हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है।
हमारे नबी ने सिखाया है और हमारे उलमा ने सिखाया है। आप जिन्हें हथियार बता रहे हैं वो उनके लिए मातम करने की चीज है, ठीक है, वो किसी दूसरे के कहाँ मार रहे हैं? ऐसा है, तो मातम ऐसा है, बना रहे हैं। अगर आप, लेकिन आरएसएस में तो दूसरों को ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ऐसा है, ऐसा 70 सालों से कांग्रेस ने ये सिखाया है कि आरएसएस के बारे में ये बोलो कि वो तुम्हें मानने की बातें कर रही है। कभी आप शाखा में जाइए, किसी आरएसएस की मीटिंग में जाइए तो आपको मालूम होगा कि वहां क्या बातें होती हैं, क्योंकि यही चाहती है कांग्रेस और उसकी बीटी में और जो है लेफ्ट के लोग कि मुसलमान आरएसएस के बीजेपी के बारे में सोचता रहे और देश के अंदर वो मलाई खाते रहे। अब ऐसा नहीं होगा कि देश की मलाई तो पर्सनल वोट खाए और देश का मुसलमान टारगेट पे रहे और वो लाठी डंडे खाए। तो अब कौन सा टारगेट पे? अब देश का मुसलमान बहुत सुखी है। आसाम में जाके देखिए, बात कर रहे हैं, आसाम में जाके देखिए। सर मदरसों का सर्वे हो रहा है, क्या शाखाओं का सर्वे नहीं होना चाहिए इस तरह से? भाई शाखा कहाँ, शाखा कोई बिल्डिंग है क्या? कोई शाखा तो पार्क में होती है, सुबह को जाइए सर्वे कीजिए, खुला आमंत्रण है। आरएसएस के रीजनल ऑफिसेज नहीं है क्या? या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ मदरसों की हैं, आरएसएस की बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है? मौलाना सुहेब, बिल्कुल करना चाहिए। आरएसएस के सेंटर उनका खुला निमंत्रण है, आइए आप चेक करिए सबको, किसने मना किया है? मगर जहां ये सब सरकारी सिखाया जा रहा है सर, जहां ये सब कुछ सिखाया करवाइए ना आप। ऐसा ये झूठ है। जब एक बार आप जाएंगे, कराने वाले भी आप ही लोग हैं। राहुल गांधी करवाएंगे, अशोक गहलोत करवाएंगे, राहुल गांधी की ताकत है, अशोक गहलोत करवाएंगे, केजरीवाल करवाएगा। भाई ये लोग तो करवा सकते, करवाएं। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगे या ना लगे ये बता दीजिए। हिजाब हर मुसलमान का अपना व्यक्तिगत मामला है। देश के 50-60% मुसलमान ऐसे हैं जो हिजाब नहीं पहनते हैं और देश के 50% लोग पहनते हैं। और जो बच्चियां पहनना चाह रही हैं उनको आप रोक लगा रहे हैं? जो पहनना चाहती हैं वो पहने, मगर स्कूल की जो ड्रेस है उसको भी फॉलो करें। जो स्कूल की जो ड्रेस है वो स्कूल के अंदर है। हर स्कूल के अंदर एक रूम बना हुआ है, बच्चियाँ आती हैं, अपना बुर्का उतारती हैं और अंदर ड्रेस में जाती हैं। इसलिए जो है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है ज़बरदस्ती का फैलाया जा रहा है। देश के अंदर लोग चुन्नी भी ओढ़ते हैं, लोग आंचल भी ओढ़ते हैं और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बहुत पाकीज़ा है और हर मज़हब के अंदर पाकीज़गी है और हिजाब भी एक पाकीज़गी का हिस्सा है। जो मुसलमान फॉलो करते हैं वो ही मुबारक, जो नहीं करते हैं उनको भी चाहिए कि इस्लाम की जो चीज़ें उनको फॉलो करें और इस पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम प्यार मोहब्बत से इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं ताकि देश की संस्कृति बाकी रहे। तो आप अपनी वाली जो सोच है, बस बिल्कुल आखिरी सवाल, अपनी वाली जो सोच है आपकी, वो प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने के लिए उन लोगों को क्यों नहीं सिखा जाते, या क्यों नहीं आप उन लोगों को सबक देते इस चीज़ का जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं, जो मार रहे हैं या मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं? हमने बहुत लोगों को समझाया, इसीलिए मोब लिंचिंग कम हो गई है। और बिल्कुल अच्छा। हमने लोगों को समझाया, हम गए उन लोगों के घरों पे जिन्होंने मोब लिंचिंग की थी, हम उन लोगों के घरों पे गए जिन्होंने गाय काटी थी, हम उन लोगों के घरों पे गए जिन्होंने बसों के अंदर झगड़े किए थे, हम दिल्ली दंगे के अंदर जो दोनों घरों की नफरतें बढ़ी थी उन लोगों से ही मिले। जमुना बार में, चांदबाग, सीलमपुर, करदमपुरी और जितनी भी पुरियाँ हैं वहाँ पर सारी पुरियों में गए, सारे बिहारों में गए। हम वहाँ जाने के बाद लोगों से मिले, हमने समझाया कि भाई आप लोग साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्यों लड़ रहे हैं? तो लोगों को समझ में आया है और देश का माहौल अच्छा बन रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ रही है, उससे लोग चिंतित हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, उसी से लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो बिलबिलाता रहे और गुर्बत में रहे और जो है देश के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका न निभाए। और हम चाहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आलिम, हाफिज़, कारी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के अंदर जो है अपना कर्तव्य अदा करने वाले बने और संकल्प लें कि भारत माँ के लिए हम काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे मौलाना सुहेब कासमी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि ये हालात आगे ना बढ़ें, सब कुछ सही हो जाए, तो उनके लिए एकमात्र रास्ता यह है कि वो आरएसएस का दामन थाम लें, बीजेपी का दामन थाम लें, ये सब हालात बेहतर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।